बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सरीन। राज्य सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का कलदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने के हवाले से जो दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा था उसको जारी कर दिया है, जबकि बानी PTI के अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट का जो मामला था उस पर पेशरफ्त हुई है और FIA की टीम ने PTI के मजीद 3 रहनुमाओं को जो है तलब कर लिया है। मंगल के दिन 11 बजे तलब किया गया है, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से कहा गया है कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, नैब तरमीम जो है कलदम करार देने के खिलाफ जो समात बराह रास्त नशर न करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि हम ऐसे मुकदमात को लाइव नहीं दिखा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हों। ये तो अब ट्रांसमिशन के दौरान ही पता चल सकता है। जज साहिबान उसको रोक भी सकते हैं उसको। ये मुझे एक असल में मैं ये जो लाइव ट्रांसमिशन जब से आ रही है ना जी। तो इसका कुछ मुझे इल्म नहीं कि कब ये किन दिनों में दिखाई जाती है, किन दिनों में नहीं दिखाई जाती। और उसमें सियासी बातें तो होती हैं। जब पहले भी इलेक्शंस के दौरान भी जो है वो जब निशान के हवाले से बात हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो खान साहब के हवाले से कि वो कोई तकरीर उसमें ना करें। और उस लेकिन दूसरा जो बात थी कि वो जो अकाउंट से एक्स अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है, अब ये भी है कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इशू है कि पूरा मुल्क उस पर खड़ा हो जाएगा। उसकी वजह ये कि उनका इशू उनका हर एक को पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि वो बाहर से ऑपरेट होता है। उन्होंने मेरा ख्याल है कि जब हुकूमत से वो गए हैं या उससे पहले से शायद उन्होंने बाहर जिम्मेदारियाँ दी हुई थी अपनी सोशल मीडिया टीम को, और वो बाहर से उसको ऑपरेट यहाँ पाकिस्तान में आपका ख्याल है यहाँ पे किसी घर में बैठ के उनका अकाउंट चल रहा है, तो वो उन्होंने जिम्मेदारियाँ दी हुई थी। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो बुलाया है, जो इसके ऊपर जो बात पूछी जाएगी या पूछी जा रही है, वो ये है कि उसका जो कंटेंट है उससे क्या लोग देखें। हमीदुर रहमान कमीशन इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट एक है यहाँ पर बुक स्टोर्स पे वो मौजूद है, छपी हुई है। और उस जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसको पढ़ के या उससे पहले जो सानिया पेश आया सकूत इलाका, उसको पढ़ के उसको समझ के हमें बहुत कुछ सीख के आगे निकलना था, ठीक है। और हमने कोशिश भी की शायद निकलने की, और कुछ निकले भी, फिर फंस गए, फिर निकले, फिर फंस गए। तो ये चल रहा है मामला। असल जो बात है वो इसकी टाइमिंग और इसकी कंटेंट के ऊपर है कि इस वक्त जो है वो क्या इसकी ज़रूरत थी इस ट्वीट की। मुझे नहीं पता कि इसका मकसद इस वक्त क्या था, सिवाय इसके कि मज़ीद कशीदगी। क्योंकि देखिए अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी मुलाकातें हो रही थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, मुख्तलिफ लोग जा रहे थे। एक तासुर ऐसा बिल्ड होना शुरू हुआ था कि कहीं मुफाहमत मुज़ाकरात, कहीं यानी एक हुकूमत है ना, सूबाई हुकूमत है, कोई मतलब है कि कोई मामलात आगे बढ़ें, कोई पार्लियामेंट फंक्शनल हो। लेकिन वो एकदम से दोबारा ऐसा लगता है कि वो फिर मामलात बिल्कुल रिवर्स पे चले गए और फिर एक कशीदगी फैली हुई है। और इसमें नुकसान तो सिर्फ मुल्क का है ना इस माहौल में। देखिए ना, मईशत अभी इस वक्त यानी कल जो हुआ है रात को, अच्छा इस जो अरेंजमेंट है उसमें भी एक कन्फ्यूजन आपको नज़र आ रहा है। और उधर भी मतलब है कि एक पूरा जो एक होता है ना एक स्टेट ऑफ अफेयर्स, उसमें वो रात को ऐलान हुआ पेट्रोल का, वो फिर उसके बाद कुछ और हुआ, फिर उसके बाद वजाहत हुई उसकी। लेकिन ये है कि इशू जो है वो तो है मईशत, और वो अब देखें। और वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई फौरी तौर पे कोई रिलीफ की बात हो रही है। ये चाइना का विज़िट इंपॉर्टेंट है शहबाज शरीफ साहब का, उसमें अगर वो ये जो IPPs के हवाले से और बाकी रोल ओवर करते हैं तो उसमें शायद कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन IMF की शराइत तो बहुत कड़ी हैं और बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी हैं, और हमने कर्ज की रकम भी देनी है, और फिर सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट और वो सारे मामलात में रोज़ ने रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये बहुत, जब आप देखें कि हम कहाँ पे एक जो है ना, मतलब जैसे साइफ़र है तो हम 2-3 साल से साइफ़र डिस्कस हो रहा है, फिर वो एक अकाउंट आ गया, उस अकाउंट मतलब है कि इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, रियासत के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत बड़े हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ये है कि हम एक तो अदम इस्तेहकाम ना पैदा होने दें।
अभी बिल्कुल आप देखें कि इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन एक बिल्कुल एक जगह जाके मामला जो है वो खड़ा हुआ है, कैसे आगे चलना है, क्या करना है। तो वो बस ये एक कहते हैं ना, इट्स इन बैड टेस्ट। तो इसको मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद हैं, गौहर साहब हो गए या रऊफ़ हसन साहब हो गए, तो वो ज़ाहिर है जब उनसे बात होती है तो अलग अलग बात वो करते हैं, लेकिन उन सबको इल्म है इस बात का कि ये अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहा है। अब उसके कंटेंट से वो इत्तेफाक, इख्तिलाफ, आगे पीछे दाएं बाएं, उसके ऊपर ही मामला चल रहे हैं। और मैंने कहा एक तलखी बढ़ गई, अचानक बढ़ी है। यानी कि कोई मामला ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी सुकून की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कि फिर एकदम से तलखी अरूज पे है, और ये अच्छा नहीं है किसी भी तरह। अच्छा, अब इसमें मैं दो चार बातें बहुत अहम हैं जो पिछले 24 घंटों में हुई हैं और अगले 24-72 घंटों में हमारे सामने आ रही हैं और बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज होने जा रही हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने कल जो है वो वाइट हाउस में बातचीत की, गैर मामूली, मतलब एक गैर मामूली जिसकी शायद तवक्को नहीं थी, उन्होंने एक वहाँ पे तकरीर की। और उन्होंने उस तकरीर जब वो कर रहे थे तो उस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो प्राग से वापस आ रहे थे, नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट अटेंड करके वापस पहुंच रहे थे वाशिंगटन। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो स्पीच की, उस स्पीच में उन्होंने जंग बंदी का मुआहदा पेश कर दिया अपनी तकरीर में, और ये तकरीबन वही है, वही बात उन्होंने की है जो कि काफ़ी अरसे पहले पेरिस में जिस पे बातचीत शुरू हुई थी। और यानी 42 दिन के 3 मराहिल। पहला मरहला जो है वो उसमें कैदियों की रिहाई और यरगमालियों की रिहाई और गुंजान आबाद इलाकों से। अभी गुंजान आबाद इलाके जो हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इनसे क्या मुराद है गज़ा के, लेकिन बहरहाल गुंजान आबाद इलाकों से जो है वो इसराइल की फ़ौज का इनखला, जंग बंदी। और फिर दूसरा मरहला जो है, ये पहला मरहला उस वक्त तक चलेगा जब तक कि अगर हम दिखा सकें प्रेसिडेंट बाइडन की स्पीच को, तो उसमें ज़रा क्लैरिटी होगी बहुत हद तक, क्योंकि हमास ने ये जुमेरात को, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि ये मुसव्वदा इसराइल ने हमें पेश किया है और जुमेरात को पेश किया है इसराइल ने, और उसके बाद हमने ये जुमेरात को ये मुआहदा जो है ये हमास के हैंड ओवर कर दिया था। जुमेरात को हमास का स्टेटमेंट आया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं जी। वो स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आ गया था, वो स्टेटमेंट इसलिए आया था कि इसराइल की तरफ से अमेरिका को ये मुसव्वदा दिया गया था और अमेरिका ने फिर जो है ये मुसव्वदा कतर के थ्रू जो है, जो प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है, प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि कतर के थ्रू ये हमास तक पहुंचा। हमास ने कहा कि हम तैयार हैं इसके लिए, पॉजिटिव उनकी तरफ से वाइब्स आई। तो फिर प्रेसिडेंट बाइडन ने पूरी तकरीर की। अब उनकी जो तकरीर है उसका मतन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी से उसमें नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड हमारी स्लाइड है। अच्छा, रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट बाइडन ऑन मिडल ईस्ट। अब इसमें वो जो है उन्होंने जो तकरीर की उसमें वो कहते हैं कि पहला फेज़ 6 हफ्ते, ठीक है, फर्स्ट फेज वुड लास्ट फॉर 6 वीक्स, और उसमें क्या होगा, फुल एंड कंप्लीट सीज फायर, withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza। अच्छा, यानी सीज फायर तो हो गया ना, अब फौजों का इनखला शुरू हो गया। रिलीज ऑफ अ नंबर ऑफ हॉस्टेजेस जो हमास के पास है, इंक्लूडिंग वुमेन, एडल्टरी एंड वुंडेड, ये वही जो पहले बात हम कर चुके हैं। इन एक्सचेंज फॉर रिलीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, देयर आर अमेरिकन हॉस्टेजेस who would be released at this stage and we want them home। तो ये हो गया पहला फेज, ठीक है। अच्छा, इसी में रिमेन्स ऑफ हॉस्टेजेस जो कि जिनकी लाशें मौजूद हैं, वुड बी रिटर्न टू देयर फैमिलीज, ब्रिंगिंग सम डिग्री ऑफ क्लोजर टू देयर टेरिबल ग्रीफ, ठीक है। पैलेस्टीनियन सिविलियंस वो रिटर्न, वो गजा में, तमाम गजा में, शुमाली गजा समेत फ़लस्तीनी अपने अपने इलाकों में जा सकेंगे। ये सदर बाइडन की कल रात की तकरीर है व्हाइट हाउस में। उसके बाद उन्होंने कहा कि असिस्टेंस शुरू हो जाएगी, 600 ट्रक हर रोज गजा में दाखिल होंगे विद अ सीज फायर, जब यानी जंगबंदी हो गई इमीडिएट, ठीक है। दैट एड कुड बी सेफली एंड इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल हु नीड इट। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेम्पररी शेल्टर्स
हाउसिंग यूनिट्स, ये सारे डिलीवर होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी अंदर दाखिल होगी, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी, सही। और वो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर फेज 2 आएगा, दूसरा फेज, दैट विल बी एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ ऑल रिमेनिंग लिविंग होस्टेजेस। मेल सोल्जर्स भी होंगे उसमें। इसराइली फोर्सेज विल विड्रॉ फ्रॉम गजा, मुकम्मल तौर पे इनखला हो जाएगा गजा से इसराइल की फौज का। एंड एज लॉन्ग एज हमास लिव्स अप इट्स कमिटमेंट, जब तक हमास अपनी शराइत पे कायम रहेगी, अ टेम्पररी सीज फायर वुड बिकम, इन वर्ड्स ऑफ द इसराइली प्रपोजल, इसराइली प्रपोजल है, द सिचुएशन ऑफ हॉस्टिलिटीज परमानेंटली, एंड ऑफ कोर्ट। इसराइल ने, यानी ये जो है, ये सिचुएशन ऑफ हॉस्टिलिटीज परमानेंटली, जंग यानी खून खराबा खत्म हो जाएगा, इसराइली प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट बात है। फाइनली in the phase 3 a major reconstruction plan for Gaza। ये जो बीच में गा करके आ रहा है ना, ये चूंकि बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो ये भी बड़े ज़हीन है माशाल्लाह, जो वाइट हाउस वाले लिख रहे हैं, तो वो गा करके गाजा लिखा है, फिर वॉ करके वुड। बाइडन साहब को जो बोलने में गलती हो रही है, वो पता नहीं मशीन से लिख रहे हैं क्या, टाइपिंग में सही कर लें, बहरहाल। अच्छा, तो गा फॉर गाजा एंड वॉ वुड, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ भी इसी तरह से आ रहा है। अच्छा, एंड एनी फाइनल रिमेन्स जो उसमें मारे गए, उनको भी वापस ये ऑफर जो है ये टेबल पे है, एंड वी बीन आस्किंग फॉर, दैट्स व्हाट वी नीड। पीपल ऑफ इसराइल नो कि दे कैन मेक दिस ऑफर विदाउट, अच्छा, इसराइल के लोग जानते हैं कि दे कैन मेक दिस ऑफर विदाउट एनी फर्दर रिस्क टू देयर सिक्योरिटी, बिकॉज ये उनका है, और हमास अब जो है कैपेबल नहीं है हमलों की, और ये और वो सारा, ये तो इसराइल की तरफ से ये प्लान पेश किया गया। अच्छा, ये जो प्लान है ये यूनाइटेड स्टेट्स काम करता रहेगा, ये वो सारा। अच्छा, अब प्रेसिडेंट बाइडन ने जब स्पीच ये हो गई, उसके बाद जो है वो 2 दफ़ा नेतन्याहू साहब की तरफ से, उनके दफ्तर से मुख्तलिफ पैगाम जारी हुए। सही। अच्छा, पहले तो ये हुआ कि फौरी तौर पे फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रों, क्योंकि ये पेरिस में हुआ था, उन्होंने अरबिक और हेब्रू, इब्रानी ज़बान में उन्होंने पैगाम जारी कर दिया कि फ्रांस मुकम्मल तौर पे इसकी हमायत करता है। फिर EU ने भी कर दिया, सारे ही मुल्कों ने इसकी, क्योंकि ये इसमें सारे ही मुल्क, इसमें तकरीबन पूरी दुनिया इसमें थी कि ये सीज़ फायर हो, इमीडिएट सीज़ फायर, और ये ब्लड शेड ख़त्म हो, हॉस्टेजेस और जो भी प्रिजनर, जो भी, मतलब एटलीस्ट सीज़ फायर हो और एड शुरू हो, और बाकी नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है। 2 पैगाम उनकी तरफ से जारी हुए, और उसमें यह था कि मुकम्मल सीज़ फायर पर हम किसी सूरत तैयार नहीं होंगे, और हमास के ख़ात्मे तक ये हम जंग जारी करेंगे, ये करेंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, अच्छा, उन्होंने भी तो नहीं कहा कि जो है ये हमास के ख़ात्मे है, इसकी तो बात उन्होंने की नहीं। अब ये बात यहाँ, अच्छा, इस्लामी जिहाद वालों ने भी इसको पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ से आई हैं इस प्रपोज़ल की तरफ, जो इसराइल की तरफ से आया है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो अभी मैं कुछ अरबिक चैनल्स पे ये गुफ्तगू सुन रहा था, बहस सुन रहा था, उनकी आपस में जो हो रही थी मुख्तलिफ मेहमान से, वहाँ पर भी लड़ाई और ये हमारा वाला माहौल बना होता है। अरब चैनल्स पे बहुत ज़्यादा होता है, मिडिल ईस्ट के चैनल्स पे बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो कम होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो तो बल्कि मेहमान कम लड़ रहे, कई दफ़ा जो होस्ट होता है वो खड़ा होकर दोनों का सर फाड़ देता है, 2-3 मेहमानों का, ठीक है। बड़े खौफनाक मनाज़िर आते हैं सामने। अच्छा, तो वो जो है ना, वो उसमें ये हुआ कि वो बहस इस बात पे हो रही थी कि भाई, पहली बात तो ये कि अमेरिका ने बात की है, अमेरिका तो कई दफ़ा अपने बात से पहले पीछे हट चुका है, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, और उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात नहीं की, उन्होंने पब्लिक से बात की, पब्लिक में बात हुई है। दूसरी जो बात है वो ये है कि गुंजानाबाद अभी तक हमें नहीं पता कि कौन से इलाके हैं, लेकिन ये जाहिर है कि जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने तय किया होगा कि पहले, असल तो बात है ना सीज़ फायर, पहले जंग बंदी हो, पहले ये जो फिर दोबारा 80 के करीब शहादतें हुई 24 दिन, इसको बंद हो। और ये क्योंकि इसराइल ने फौरी तौर पे कि हम, मतलब हमने कोई जंग बंदी नहीं कर दी, जंग बंदी नहीं हो रही, उन्होंने और गज़ा को आज और हमले कर दिए वहाँ, लेकिन ये फैसला अब हो रहा है कि ये जंग बंदी अब इसका दिन बस फाइनल होना है, और ये प्रेसिडेंट बाइडन ने बस कह दिया, तो बस अब इसके बाद कोई आगे, अब इसकी हुकूमत गिरती है नेतन्याहू की, नहीं गिरती तो जो उनके अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से आज जो है ये स्टेटमेंट ये आ गया कि भाई ऐसा है कि आप इसको, जो लेपिड हैं उनके, उन्होंने कहा कि आप इसको फौरी तौर पे कबूल करें, और जो इंतहा पसंद हैं अगर आपकी हुकूमत को छोड़ेंगे तो हम आपकी हुकूमत का साथ देंगे, अपोजिशन की इस प्रपोज़ल को फौरी तौर पर आप कबूल करें, और ये जंग बंदी का मुआहदा जो है, क्योंकि अमेरिका ने पहले गांस से भी रब्ता किया होता, गांस जो है वो आगे पीछे, वो 8 जून और वो अपना,
इधर उधर हो गए, तो फिर अपोजिशन की तरफ से उन्होंने कहा कि आप हुकूमत, अगर वो इंतहा पसंद अलग भी होते हैं तो नेतन्याहू की हुकूमत अपनी जगह मौजूद रहे। साथ ही कुछ कांग्रेसमैन वगैरह वो नेतन्याहू को उन्होंने कहा हम आपको इनवाइट करते हैं, आप कांग्रेस से आके खिताब करें वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि वो उस वक्त जहाज़ में थे, सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया, उन्होंने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया, उन्होंने इजिप्ट के गालिबन फॉरेन मिनिस्टर को, नहीं जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके और ये बताया उन्होंने फौरी तौर पे, और मज़ीद कॉल्स भी उन्होंने यकीनन की कि भाई ये स्पीच हो गई है। और अब इसकी जो डिटेल्स हैं वाशिंगटन जाके आज मेरा ख्याल है सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो इसके ऊपर फर्दर प्रेस से इंटरेक्ट करेंगे कि ये प्रपोज़ल क्या है और आगे इस पर कैसे बढ़ना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सबसे अच्छी खबर है कि ये प्रेसिडेंट बाइडन अगर ये सीज़ फायर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सबसे अच्छी खबर है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी अंदर एंटर होती है। और इसी दौरान जो है वो प्रेबोवो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि सिंगापुर में मौजूद हैं, वो जो जहाँ पे वो शंग्रीला डायलॉग चल रहा है IISS का, उन्होंने कहा है कि हम जो हैं वो इंडोनेशिया अपने पीस कीपर्स को ये रिकन्स्ट्रक्शन में, यानी वहाँ पर जितनी स्पीचेस हो रही हैं शंग्रीला में, वहाँ पर वो गज़ा डिस्कस हो। आप G7 में जाते हैं तो गज़ा पे आ जाते हैं लोग, आप जहाँ जाते हैं टॉपिक यूक्रेन होता है वो गज़ा पे आ जाते हैं लोग। तो वो वहाँ पर भी जो डिस्कस कुछ और ना था, उन्होंने पूरी तकरीर में ये बात की कि हम वहाँ पे गज़ा में अपनी फ़ौज और पीस कीपर्स और जो भी है वो भेजने को तैयार हैं। अब इसके ऊपर जो है, अच्छा कल नहीं, मेरे ख्याल से आज स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कल प्रॉबली कोई सामने स्टेटमेंट आएगी। लेकिन अमेरिकन्स, इसराइल और इजिप्शियंस की बातचीत शुरू हो गई है। ये फिलडेल्फी कॉरिडोर और रफ़ा के ऊपर जो कब्ज़ा किया है इसराइली फ़ौज ने, तो इसके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया है और पूरी दुनिया की तरफ से आया है। और ज़ाहिर है कि इजिप्ट ने भी इसको, ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट सीसी अभी तो अरब चाइना समिट से वापस आए हैं, लेकिन ये कि इसको किसी ने भी इसको मतलब इसको लाइट नहीं लिया, इसको बहुत संजीदा लिया। और इसको कल उन्होंने भी कहा है कि हम रफ़ा क्रॉसिंग वापस खोलेंगे और इजिप्ट के हवाले करेंगे, और बाकी जो इलाका है वो भी हम वहाँ से भी हम हटेंगे और अपनी जगहों पे जाएंगे। इसराइली फ़ौज इस वक्त मुतामिल हो ही नहीं सकती दुनिया के इस वक्त जो है वो। अच्छा, फिर दरमियान में जो है वो कल आपने देखा है हुतीज़ ने आज उसका प्रॉपर ऐलान किया है कि हमने जो है वो USS आइजनहावर के ऊपर हमने अटैक किए। आज उन्होंने अलमनार टीवी जो है लेबनान का, जो हिजबुल्लाह का टीवी है, उसको उन्होंने बात की है उन्होंने कहा हम बिल्कुल, और हमारे पास सबूत भी हैं और ज़ाहिर है वीडियोज़ हैं जो भी उनके, हमने USS आइजनहावर को निशाना बनाया। और जो हिजबुल्लाह के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जनाब उनका एक बहुत जदीद तरीन किस्म का उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिया है इसराइल का, जो एक और नया इशू है, वो हमज़ 900 ड्रोन, बिल्कुल जदीद, उसकी फुटेज भी जारी कर दी है उन्होंने हिजबुल्लाह ने। तो ये अब यानी नॉर्थ जो है, यानी नॉर्थ ऑफ इसराइल हिजबुल्लाह से तो अलग फ्रंट खुला हुआ है, नहीं हुती से अलग खुला हुआ है। तो ये तो भी गज़ा के सीज़ फायर पे तो अगले 24-48 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट बाइडन, अभी ये नहीं, प्रेसिडेंट बाइडन के पास भी अब क्या है कि उन्होंने अपने लोगों से भी खिताब किया है, इसराइल से भी किसी फर्मर आवाज़ से उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं की और उसका स्क्रिप्ट जारी नहीं किया, उन्होंने आवाम से बात की। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारे लोग ये कह रहे थे कि अब आप इसराइल के लोगों से और दुनिया से बात करें, हमसे बात ना करें, और एक बाद में आप खामोशी से एक इशू हो जाता है आपका एक स्टेटमेंट और उसके बाद आप पीछे, तो अब आप डायरेक्ट लोगों से, तो ये उन्होंने इसराइल के अवाम से बात की है कि भाई आपकी तरफ से हमें जो मंसूबा पेश किया गया है जंगबंदी का वो ये है, ये वही मंसूबा है जो हमास और पेरिस में जो तय हुआ था, 3 मराहिल हैं, तो इसके ऊपर अब ये तो यानी तकरीबन वही है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें नुकता है। लेकिन दूसरी जो बात है, दो तीन बातें जिस पे बहस हो रही थी, मैं कह रहा था कि टॉक शोज में बहस हो रही है, एक तो ये गुंजानाबाद इलाका कौन सा, फिर अमेरिका कह रहा है अमेरिका पीछे न हट जाए। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई अगर आगे जो हुकूमत साजी होनी है, ये जो भी सूरत हाल आगे डेवलप होनी है, तो मुज़ाकरात उसमें तो हमास ने होना नहीं है, वहाँ तो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, तो मुज़ाकरात हमास से कैसे हो रहे हैं? भाई फ़लस्तीनी अथॉरिटी किधर गई? तो ये मुसव्वदा जो है ये तो पेश किया हमास ने, डायलॉग भी हमास से हो रहे हैं, तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी अगर नहीं है तो फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी किधर है? महमूद अब्बास और उनका ग्रुप कहाँ है? तो वो जो ग्रुप है उसको शायद वही जो फार्मूला जो रशिया में तय हुआ, चाइना में तय हुआ था कि सारे लोग, और वही होगा कि वो
PLO के तहत जो है ये आगे हमास और इस्लामी जिहाद और फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो जमात नहीं है ना, फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो एक अथॉरिटी है, वो असल में तो फतह है ना, फतह मूवमेंट है, मरवान बरगुती जिसके रहनुमा है। तो ये तो फतह तो एक पार्टी है ना, अथॉरिटी तो आप समझ लें कि एक जैसे अथॉरिटी कायम हो गई कि मतलब एक हुकूमत बननी थी तो हुकूमत बन नहीं सकी तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम हो गई। असल में तो हुकूमत बननी थी ना, वहाँ पे इलेक्शन जो हुए थे 2007 के, तो उसमें तो सदर बना था और वज़ीर आज़म, तो अथॉरिटी के तो सदर होते नहीं है ना, तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी लेकिन बन गई। अब फ़लस्तीनी एक तरह से हुकूमत तो नहीं, क्योंकि गज़ा जब नहीं है पास, तो वेस्ट बैंक में भी जो हालात वहाँ पे रखे, तो महमूद अब्बास खुद भी उस पर इजी नहीं रहे इतने साल। लेकिन ये कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो ज़ाहिर हमास, तो अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि इन सब के जहनों में आगे का जो सेटअप है वो तय है। उसमें इनपुट जो है यकीनन जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी उनका भी होगा, महमूद अब्बास का भी होगा, उसमें इनपुट जो है वो होगा हमास का भी, इस्लामी जिहाद का भी, और जो मीडिएटर्स हैं उनका भी, ताकि ख़त्े के अंदर और ऐसे लोग जो कि यानी इसराइल ने तो अब देखें ना, इसके बाद अगर ये हो जाता है मामला आगे, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन ने खुद स्पीच की है, तो उसके बाद तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अंदर एंटर होगी और ये देखना है कि अंदर क्या हालात बने। तो वो अभी तक बमबारी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं मानते इसको और ये वो वगैरह, लेकिन ये प्रेसिडेंट बाइडन ने अब ये इसराइली अवाम से खिताब किया। ये तेज़ी से डेवलप होती सूरत हाल। अच्छा, दूसरा जो मामला है, मैं अभी इंडिया के इलेक्शंस पे आता हूँ कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में वहाँ के जो एग्जिट पोल्स हैं, मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो NDA है वो आगे है, ठीक है, जितने जा रहे हैं वो हैट्रिक पे हैं। उसके बाद में आता हूँ, लेकिन एक और इलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट बड़ा अजीब है, बहुत ही अजीब है, और वो हुआ है जनाब जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जनूबी अफ्रीका इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़ाहिर है आज की दुनिया में उसकी बड़ा ज़बरदस्त मुल्क, उसकी मईशत, उसके लोग, उसकी पॉलिसीज़ बड़ा ज़बरदस्त, और ये ब्रिक्स का मेंबर, यानी ब्रिक्स का जो S है वो तो साउथ अफ्रीका है। अच्छा, इसमें ये हुआ है वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ 30 साल के बाद, यानी 1994 से 2024 पहली दफ़ा वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी लेने में नाकाम हो गई है 30 सालों के बाद। और ये इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे अब जाहिर है चूँकि मेजॉरिटी लेने में नाकाम हो गई है, तो जो सदर हैं उनके, क्योंकि पार्लियामेंट चुनी जानी थी, पार्लियामेंट ने सदर को चुनना था, तो 50% ज़रूरी था कि उसमें उनके पास सीटें आ जाएं 50%। वो तो नहीं आ सकी, 40% आई हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हम उस पर भी नज़र आते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी मैं इसका ख़ास इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, देखिए सिरिल रामाफोसा वहाँ के सदर, और ये 2018-19 से सदर हैं, लेकिन 30 साल के बाद ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हारी है। और 30 साल पहले जब इनका पहला इलेक्शन हुआ था, इस पार्टी का ये पहला इलेक्शन जीती थी, तो इनके सदर जो हैं उस ज़माने के अगर अखबारात देखें तो इनके जो सदर हैं, वो पहले सदर जो जीते थे, वो एक तरह से पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हर रंग व नस्ल के शख्स को इजाज़त दी गई थी कि जनूबी अफ्रीका में वो वोट डाले। तो वो 26-27 अप्रैल 1994 को इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर आम तातील होती है। 26-27 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका में आम तातील होती है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हारी है 30 साल बाद। 30 साल पहले इनका जो सदर, जो शख्स मुंतखब हुआ था तारीख़ में, उस शख्स का नाम है नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सरबरा। ये इसको बने हुए कुछ 100 साल, ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, और ये नस्ल परस्त हुकूमत वहाँ पे जो रही मुख्तलिफ, उनके ख़िलाफ़ ये जदोजहद करने। तो 1944 में कहीं इन्होंने यूथ का एक विंग बनाया था, नेल्सन मंडेला उसमें शामिल हुए थे, और फिर ज़िंदगी के 27 साल उन्होंने मुख्तलिफ जेलों में गुजारे, जिसमें जजीरों के ऊपर कभी रखा गया, कभी कहीं रखा गया, तो 27 साल वो जेल में रहे। और फिर 1994 के अगर हम ये अखबारात यहाँ देखना शुरू करें, यानी आप देखें कि ये नेल्सन मंडेला की पार्टी है जो हारी है। ये अच्छा, हारी से मुराद ये कि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो 40% वोट लिए हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन अखबार देखें तो सिर्फ आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हालात थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर देखें, मंडेला प्रोक्लेम्स विक्ट्री, और ये उसके बाद साउथ अफ्रीकाज प्रेसिडेंट एंड 30 years बैन ऑन मंडेला। मंडेला ग्रुप
मंडेला ग्रुप जीत गया, ठीक है ना, वो नाम ही पार्टी बैन थी ना। अच्छा, वाइट अबाउट इट ऑन एवरी फ्रंट, ये उससे पहले जनाब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब मंडेला इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला टेस्ट फ्रीडम आफ्टर 27 ईयर्स, ठीक है। मंडेला फ्रीड, स्टेप अप इट्स प्रेशर टू एंड वाइट रूल। तो ये जो है प्रोक्लेम्स विक्ट्री, साउथ अफ्रीका इज़ फ्री एट लास्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स देखें आप कैसी, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये वहाँ पे मकामी अखबार हैं उनके। अच्छा, न्यू प्रेसिडेंट अपीयर्स, जश्न मनाया जा रहा है, लोग निकले हुए हैं सड़कों पे, मुजाहिर, मतलब एक आप ये देखें ना कि ये ANC सेलिब्रेट्स इलेक्शन विक्ट्री। अच्छा, ये अब ANC जो है ये, यानी जो आप समझें कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, तो ये आ गई 30 साल पहले, ठीक है। यानी 1994 में इलेक्शन हुआ जिसमें काले गोरे सब लोगों ने वोट डाला और जनाब वहाँ पर सदर मुंतखब हो गए नेल्सन मंडेला। अच्छा, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है वो वहाँ पर 50% वोट चाहिए होते हैं ताकि आप जो है वो एक यानी अक्सरियत हो और उसके बाद वो सदर बना लेते हैं। लेकिन अभी हुआ है कि जो रिज़ल्ट आया उनका, ये अगर हम दिखा सकें स्लाइड उसकी, तो ये 40.2% उनके वोट्स हैं, तो यानी 50% तो है नहीं। अच्छा, 50% उनके हैं नहीं, और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसके 21.8% हैं, और तीसरी जो MKP है उसके 14.6 हैं। अब सवाल ये है कि ये अलाइंस होगा। अच्छा, ये जो तीसरी है ना MKP, इसके जो सरबराह हैं उनका वो, ये बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है, वो है जैकब ज़ुमा। अच्छा, जैकब ज़ुमा जो है वो कौन है? ये वो हैं जिन्हें कुछ अर्सा पहले जो मौजूदा सदर हैं, मौजूदा सदर जो सिरिल रामाफोसा हैं, ये उनके नायब सदर थे। ये 2 दफ़ा अफ्रीका के सदर हैं। अगर हम अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के सदूर की हम दिखा सकें, अगर हमारे पास कोई लिस्ट हो तो हम दिखा सकें, तो ये 2 दफ़ा उसमें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स की आप लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें 2 दफ़ा ये प्रेसिडेंट रहे हैं। ये टाइमलाइन देखें। अब ये इसमें जो है ये देखें आप, प्रेसिडेंट देखें, पहले नेल्सन मंडेला, फिर आ गए उसके बाद ताबू, ठीक है, फिर उसके बाद आ गए ये मुतलाते। अच्छा, फिर उसके बाद 2009 से लेकर 18 तक वो यही रहे जैकब ज़ुमा। उसके बाद ये हुआ कि जैकब ज़ुमा पे करप्शन के एलिगेशंस, बहुत हंगामे, शोर शराबे, लेकिन ये जो सिरिल हैं ये उनके नायब सदर थे। ये उसके बाद इलेक्शन हुआ, ये सदर बन गए। सदर बनने के बाद इन्होंने अपने नायब सदर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी, फिर उनको बैन लगा दिया गया अभी इस साल ही कुछ अर्से पहले। तो बड़ी शदीद दुश्मनी हुई। उसके बाद अच्छा, वो ANC के हैं और वो नेल्सन मंडेला के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं ANC के। यानी वो जो मौजूदा सदर तो ANC के हैं ना, जो हारी है, जो भी जिसको 50, लेकिन ये जो अपोजिशन की पार्टी में है ये ANC में सेक्रेटरी जनरल रहे हैं नेल्सन मंडेला के साथ। तो इनके ऊपर जनाब करप्शन चार्जेस ये वो करके, तो आखिर में जाके इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो जो MK पार्टी है उसके साथ उन्होंने कहा मैं उसकी हमायत का ऐलान करता हूँ। वो पार्टी जीत गई, यानी तीसरे नंबर पे आ गई। बड़ी बात, अब ये जो पहली पार्टी है ये अक्सरियती है, मगर इसने या तो जाना है DA के साथ और या जाना है इसने MKP के साथ। तो गालिबन ANC और DA बनेगी आपस में। देखिए ना, इत्तेहाद तो ऐसे बनेगा ना, 50% चाहिए तो या तो 40 के साथ 14 वाले मिलेंगे या 40 के साथ 21 वाले मिलेंगे, 50% चाहिए। लेकिन असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि ANC ही सबसे बड़ी जमात है और नेल्सन मंडेला की जमात ही सबसे बड़ी जमात है। अब इनको लोग कोस रहे हैं कि भाई आप सदर थे। अच्छा, इन्होंने आगे से ये जो ज़ुमा है, जैकब ज़ुमा ने कहा है कि अगर ये सदर हट जाए अपनी जगह से, मौजूदा सदर ANC की को छोड़ दें तो मैं हमायत करने को तैयार हूँ वापस से ANC की। लेकिन अब देखते हैं भाई, एक अजीब वहाँ पे जो है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये उनकी सीटें हैं, 230 सीटें हैं, और जो है उसमें ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसमें 230 सीटें लेके 57% ले गए थे, 57% ले गई थी ANC, अब लेके गई है 40%। ये पिछले इलेक्शन का रिजल्ट है। तो 400 सीटें, और सामने वो जो हैं वो 21% लेके गए थे, अब वो ज़्यादा ले गए हैं। तो ये एक अच्छा, MK पार्टी अभी बनी है, ये पिछले इलेक्शंस में थी नहीं, अभी थोड़े से पहले बनी है, और इसकी ज़ुमा ने इसकी हमायत कर दी है। तो जनूबी अफ्रीका में बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है कि वहाँ पे नेल्सन मंडेला की पार्टी जो है 30 सालों के बाद वो अक्सरियत नहीं ले सकी। पार्टी सबसे बड़ी है, अक्सरियत नहीं ले सकी। तो एक पॉलिटिकल
पॉलिसीज तो उस मुल्क की वही चलेंगी, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अपोजिशन में भी वो हैं जो कि ANC के थे, तो वो उनकी जमात जो है ना वो सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग है। पड़ोस में जनाब मोदी साहब के आने की जो है वो वहाँ का सारा मीडिया, एग्जिट पोल्स आज खत्म हो गया ना, अब उनके एग्जिट पोल्स आ रहे हैं धड़ाधड़ एग्जिट। अच्छा, एग्जिट पोल्स बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं होते कि कोई 275 किसी ने कहा है तो 260 हो जाती हैं सीटें, 250 हो जाती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है, वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो NDA यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की BJP जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में, और उनके एग्जिट पोल्स मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी, तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अगले 2-3 दिन होंगे, 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी सुबह 10 बजे, और उसके बाद फिर जब भी नताइज आते हैं हतमी तौर पे, फिर हुकूमत साजी किस तरह होती है, क्या होता है, लेकिन ये कि वो 400 तक तो नहीं, उनका कहना है 400, लेकिन वो 300 कुछ, मतलब आगे पीछे करा के कोई, मतलब उनको एक जो है वो मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ वो जो है हमें जो अलायंस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो आगे नज़र आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ उनके मीडिया पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब है कि INDIA वाले जो हैं, जो इंडिया के नाम से जो जिसमें कांग्रेस है, उनका मेजॉरिटी मीडिया कह रहा है कि जी वो पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। तो ये सूरत हाल पड़ोस में डेवलप हो रही है, और ये अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट वगैरह आते ही फिर उन्होंने इटली निकल जाना है प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 में, फिर काज़ाकिस्तान आना है SCO की समिट में, वहाँ पर मुमकिन है कि शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए, क्योंकि चाइना के एम्बेसडर ने कोई 18 महीनों के बाद वहाँ पे दिल्ली में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम। अब ये सूरत हाल जो है ना, देखें इसमें अब हम क्या डिस्कस करें यहाँ पे। चलें आप वक्फा लें, फिर उसके बाद देखते हैं कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मौजू है जिस पे दिमाग खपाया जाए, तो सियासत में तो हम उसे दिमाग खपाने की कोशिश करते हैं अपनी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से एक बार फिर वफाकी वज़रा हो गए और अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का मुतालबा किया गया। देखें क्या होता है इस पर मुतालबा, तो बहुत सारे मामला चल रहे हैं इस वक्त। तो सबकी नज़र है कि ये चाइना का विजिट, शहबाज शरीफ साहब का, और बजट। ठीक है, ये 2 इशूज़ हैं बड़े इस वक्त, जो कि अहम इशूज़ हैं कि इकॉनमी आपकी कैसे आगे चलती है, और ये जो बड़े इलेक्शंस हो रहे हैं। देखें, मैं सिर्फ ज़रा साउथ अफ्रीका का एक पुराना, आज से 10-12 साल पुराना अगर हम दिखा सकें, ये गार्डियन न्यूज़पेपर, तो ये चले गए थे, सिरिल रैमाफोसा सियासत छोड़ के अलग हो गए थे नेल्सन मंडेला के बाद, लेकिन फिर ये जब वापस आए तो इन्होंने नायब सदर बने, और ये बड़े करीब भी थे। कई लोग इनको जो हैं वो उनका जानिशीन समझते थे नेल्सन मंडेला। तो उस ज़माने में सिरिल रैमाफोसा के बारे में ये गार्डियन ने, ये जो 18th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो ये उन्होंने बताया कि रिटर्न ऑन नेल्सन मंडेला's chosen one। ये दोनों बैठे हुए हैं, ये देखें ना आप, एक सदर है और एक नायब सदर है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन है ये। अच्छा, इन दोनों में ये लड़ाई है कि नेल्सन मंडेला की लेगेसी आगे कौन लेके चलता है। तो ये आमने सामने आके, और ANC के वोट इधर पड़ गए, इधर के वोट इधर पड़ गए, दोनों अब मखलूत हुकूमत तीसरे के साथ मिलकर बनानी है, क्या बनानी है। तो ये साउथ अफ्रीका का रिजल्ट है। लेकिन कल जो है वो एक और इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन ईयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि इलेक्शन ईयर है, और कल जो है वो मैक्सिको का इलेक्शन हो रहा है। और मैक्सिको का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिको वैसे बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन वो अमेरिका के साथ बॉर्डर का इशू है ना। तो वहाँ पे जो साबिक खातून उनकी साबिक गवर्नर हैं मैक्सिको सिटी की, क्लॉडिया शिनबॉम, तो वो जो हैं उनके ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो सदर, पहली खातून सदर मैक्सिको के मुंतखब हो जाएं। और जैसे मैंने कहा कि पड़ोस में एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। अच्छा, एग्जिट पोल्स जो हैं वो मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि तमाम जो मीडिया है इंडिया का वो मुख्तलिफ नंबर्स दिखा रहा है। यानी कोई बता रहा है 300 इतने, तो कोई 300 इतने, मतलब वो ये 200, लेकिन एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों, लेकिन वो नंबर्स जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब ज़रूर होते हैं। ये एग्जिट पोल्स के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन उनके एग्जिट पोल्स जो हैं, फिर वो चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं कि जो हम कितना करीब थे, देखिए हम कितने मार्जिन से, ये एक्यूरेट भी बैठ गए जो प्रेडिक्शन। तो तकरीबन सारा उनका जो मीडिया है,
वो ये कह रहा है कि एनडीए जो है वो सीट्स ले जाएगी, बल्कि जो द हिंदू है उनकी अगर हम उनका एग्जिट पोल देखें द हिंदू का, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ये ले जाएंगे 353 से लेके 329 तक एनडीए सीट्स ले जाएगी, ठीक है। और ये मैं दिखा रहा हूँ 25%, ठीक है, 353 से लेके 392 तक। और आईएनडीए जो कांग्रेस है वो उसमें लेके जाएगी 118 से 161 तक। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इंडिया टुडे को, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वो 400 पार तो नहीं होगा इंडिया टुडे के मुताबिक, लेकिन ये जो है 365 जरूर ले जाएंगे, ठीक है। 365 तक सीटें जो हैं ये जरूर ले जाएंगे जो बीजेपी लेड एनडीए है। अच्छा, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो ये कह रहा है कि थर्ड टर्म फॉर नरेंद्र मोदी, 23वीं स्लाइड अगर दिखाएं तो वो भी जो है वो उनका भी कहना ये है कि ये पहले एग्जिट पोल्स उनके आने शुरू हो गए और ये जो है ये थर्ड टर्म देख रहे हैं, लोग उसके नंबर तो आने शुरू होंगे आगे, वो रात तक कल भी आगे खूब इसके ऊपर जो है ना डिस्कशंस आगे पीछे, कोई एक रियासत में दूसरी रियासत में। और ये 44 दिन चला है उनका इलेक्शन, मतलब ये एक मेरा ख्याल इंडिया की तारीख का सबसे तवील तरीन अगर कोई इलेक्शन रहा है तो वो ये 2024 का रहा है, और ये 7 फेजेस में हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिस्टम है उनके यहाँ 2002 से, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उनके यहाँ चलती हैं 2000 से लेकर 2024 साल से उनकी मशीन्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं और कोई बंद नहीं होती और कोई बैठती नहीं है, कुछ नहीं होता, ठीक है। उनका इंटरनेट भी सही चलता है सब, तो वो मशीनें उनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम सन 2000 से लेके 2024 तक उनका एक ही सिस्टम काम कर रहा है। 7 फेजेस में अगर हम देखें तो उनकी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन है, और उसमें पहला फेज, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और आखिरी आज खत्म हो गया 1 जून को। अगर हम ये स्लाइड दिखा सकें जनरल इलेक्शन 2024 वाली, तो आज उनका ये इलेक्शन खत्म हुआ और अब एग्जिट पोल्स, अब सारा मामला एग्जिट पोल्स, उनके मीडिया में डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, डिबेट्स होंगी, क्या वजूहात आगे पीछे दाएं में, लेकिन वो सारा जो है ना फिर एक लॉन्ग टर्म उसके ऊपर के भाई एक कंटिन्यूटी, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आते, दोनों सूरतों में, लेकिन मेजॉरिटी जो एग्जिट पोल्स की वो उसी कंटिन्यूटी को देख रही है कि भाई ये कंटिन्यूटी जो है ये थर्ड टाइम जो है वो जाएगी। और उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जैसे मैंने बताया कि अगर वो उनकी सीट्स आ जाती हैं 272 सीटें चाहिए, ठीक है, तो अगर ये 300 भी ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं, 350 जो भी, तो पीएम तो उनके वो आ गए। तो उसके फौरन बाद फिर वो G7 के इजलास के लिए वो जाएंगे इटली, फौरी तौर पे वो हुकूमत साजी फिर फौरन नहीं हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं होगा। और हुकूमत साजी उस वक्त मसला हो जाता है जब वो अक़लियती हुकूमत, सीटें आगे पीछे, अगर ये मार्जिन ले जाते हैं जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो अगला इनका जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जो मैंने पहले भी कहा, वो ये कि चाइना के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने नई दिल्ली में अपनी हसनात, वो आ गए थे 3 हफ्ते पहले वहाँ पे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ की इंडियन प्रेसिडेंट से उन्होंने मुलाकात करके और अपनी हसनात उनको पेश किए। और वो जो है वो कोशिश इस बात की हो रही है, क्योंकि जो प्रीमियर शी हैं वो भी काज़ाकिस्तान में SCO की समिट में आ रहे हैं जुलाई में, अगले महीने, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पे होंगे अगर वो इलेक्ट हो गए। तो अब ये देखना है कि क्या प्रीमियर शी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होती है। तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के फोरम्स पे। साउथ अफ्रीका यूँ इम्पोर्टेंट कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट नई जो भी बनती है, ANC तो लाजमन इसका हिस्सा होगी ना भाई, ANC के साथ ही कोई छोटी जमात करेगी, दोनों छोटी जमातें मिलकर तो 50% तो नहीं ले सकती, एक के बाद 21% है, 14% है, तो ANC अब किसके साथ मिलेगी ये देखना है। और लेकिन बहरहाल पॉलिसीज उनकी वही कंटिन्यू रहेंगी। क्या सीज़फायर करवाने में कामयाब हो जाते हैं और कल मुज़ाकरात कैसे जाते हैं इजिप्ट के और इसराइल के और अमेरिका के, और अमेरिका ने तकरीर कर दी, पूरी तकरीर प्रेसिडेंट बाइडेन ने कर दी, और 3 फेजेस वही तकरीबन। अब प्रॉब्लम ये कि ये बात अगर इसराइल मान लेता, ये बात जो है ये मुज़ाकरात के नतीजे में एक अनाउंसमेंट होती, पेरिस से प्रेसिडेंट मैक्रोन अनाउंस करते, कोई अक़वाम मुत्तहिदा में अनाउंसमेंट होती, तो ये कितना मुनासिब था। अब इशू ये है कि लेकिन जो कि अमेरिका ब्रोकर, तो इसमें अमेरिका ही है ना, ये सारा ऑस्लो एकॉर्ड और सारा,
और ये अमेरिका की कमिटमेंट थी, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, बिठाया। देखें, इसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें मज़ीद गई। ये सीज़ फायर, ये मुआहिदा अगर 3 महीने 4 महीने पहले हो जाता या अभी सीज़ फायर हो, अब मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट बाइडेन की इस तकरीर के बाद या तो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा मामला और फौरी तौर पे इसको वो अब इस तकरीर के बाद तो वीटो नहीं कर सकता अमेरिका। ये प्रपोजल पेश करेंगे ना, भाई सऊदी अरेबिया या अल्जेरिया या कोई मुल्क यही प्रपोजल पेश कर देगा, यही करारदाद है, इसी को बना के पेश कर दें अब तो अमेरिका इसको वीटो करेगा जो उन्होंने खुद तकरीर की है। तो एक बड़ी ऐसी सूरत हाल में हम आ गए हैं, दुनिया आ गई है जहां जंग बंदी अब नजर आ रही है दोबारा प्रेसिडेंट बाइडेन की तकरीर के बाद। का ड्राव बना के अब सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ ना करें, अमेरिका की प्रपोजल बना के दे दें तो अमेरिका उसको कैसे वीटो करेगा। तो बात यह है कि अब ये बहुत अहम था कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसकी स्पीच की और ये सीज़फायर होना जरूरी है, हॉस्टिलिटीज खत्म हो, उसके बाद आर्म्स फेंके सारे, जो जितने आर्म्ड ग्रुप्स हैं सारे आर्म्ड ग्रुप्स, हमास हो, इस्लामी जिहाद, बाकी सारे ग्रुप, फिर उसके बाद जो नॉर्थ में जो कशीदगी है हिजबुल्लाह के साथ वो ख़त्म हो, फिर उसके बाद ये दो रियासती हल की तरफ बढ़े, एक पीस नेगोशिएशन शुरू। लेकिन इशू वही कि वो जो 38-40 हज़ार शहादतें होंगी उनका क्या बनेगा। वो जो लोग इतने ये जो जंगी जराइम हैं जो कमिट हुए हैं और दुनिया देखती रही है दुनिया ने कोशिश बहुत की सफारती महाज पे, भाई अमेरिका ने कह दिया, चाइना से बात हो गई, रशिया से बात हो गई, करारदादें। तो अब मेरा ख्याल है कि ऐसा मरहला आ गया है कि जहाँ पे चूंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये पेश किया है पीस प्लान और कहा है कि प्रपोज बाय इसराइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इसराइल ने हमें दिया। अब कहना तो नहीं हो क्या कि हमने नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं बाइडेन। तो वो उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल है, ये ना हमास ने दिया, किसी ने नहीं कहा, इसराइल ने जो प्रपोज किया वो ये है और ये वही है जो हमास ने प्रपोज किया था। तो अब ये है कि इसके ऊपर अमल दरामद अब कैसे होता है। हमारी दुआ है कि कोई अच्छी खबर अगले 24, 48, 72 घंटों में आए और ये कम से कम एक जो महाज खुल गया है बड़ा अजीब, बहुत ही दर्दनाक किस्म का, ये कम से कम ख़त्म हो। और उसके बाद ये कि दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर भी जल्द से जल्द स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और साथ ही मईशत ठीक हो और जो भी इश्यूज हैं लोगों का सोशल इंटरेस्ट वो ख़त्म हो। जी, बहुत शुक्रिया। इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है मुझे नहीं पता। बहरहाल ये तो मेरा ख्याल है कि मैन मेड क्राइसिस तो हमें बहुत पहले से निकल जाना चाहिए था जो मुल्क में हमारी सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।